Hello, dear students. Welcome you all in Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से आगे जो एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, मैं ये कहूं कि उसका बेस जो है वो ये टॉपिक रखने वाला है। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो यहां पे हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जाहिर सी बात है कि यदि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को स्टार्ट करूं तो डेफिनेटली हम लोग दो वेव्स का रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं। उसमें सबसे पहली वेव है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्जिट्यूडनल वेव। नाउ क्योंकि मुझे पता है रैंडमली आप लोग कोई भी वीडियोस के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको आप डायरेक्ट प्ले कर देंगे तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो एक्सपेक्टेड है कि आप लोग पहले दो वीडियो को देख लो। यानी ये हमारा थर्ड वीडियो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का और आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। लेकिन आप लोग टॉपिक के साथ जुड़ने चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ 2 मिनट में दोनों वेव्स को आपके सामने रखता हूं एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मित्रों हमारे पास दो वेव्स है। सबसे पहली वेव्स है वी कॉल्ड इट एज ट्रांसवर्स वेव। आप सब जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी जानते हैं कि मान लीजिए यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो अपनी मीन पोजीशन से, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। थोड़ा सा मैं धीमा आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है जो बच्चे होनहार है, अच्छे हैं, वो इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, बट मैं धीमा जाऊंगा, आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। बच्चों इसको मैं मानता हूं ये इसकी मीन पोजीशन है और पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि ये अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम हाई जाएगा, बाद में मीन पे आएगा, फिर लो जाएगा, ये फिर हाई जाएगा, मीन पे आएगा, फिर लो आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें विशेषता ये है हर पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे सिर्फ SHM परफॉर्म कर रहा है। आई रिपीट, हर पार्टिकल अपनी जगह पे SHM परफॉर्म कर रहा है और ड्यू इफेक्ट आपको यह दिख रहा है कि आपका जो वेव है कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। यानी आपको सिंपल भाषा में समझने के लिए मैं ये कहूं कि इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला पॉइंट, यानी प्रोग्रेसिव वेव में जो मोशन ऑफ पार्टिकल है और डायरेक्शन ऑफ वेव है ये एक दूसरे को कैसे है बच्चों? परपेंडिकुलर। शाबाश। पॉइंट नंबर 2, हर बार जो पार्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा वो हर बारी अपना एम्पलीट्यूड सेम रखेगा, लेकिन दूसरे का एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, उसका उसके साथ सेम एम्पलीट्यूड रहेगा। दूसरी चीज, इसके जो दो पहलू है, यानी ये पॉजिटिव पार्ट जो है इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और इसे हम लोग ट्रफ कहते हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट इज जनरेटेड। सवाल समझने के लिए मान लीजिए दीवार है, इसको एक धागा मैंने बंधा हुआ है, यानी कि वन एंड इज इन माई हैंड एंड अनदर एंड इज टाइड टू दिस वॉल। अब यहां से मैं इसको जर्क कर रहा हूं। If suppose I made the jerk over here, it has been observed that यहां पे crest create होगा और ये crest and trough ऐसे ऐसे आगे ट्रेवल होते हुए जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है हम किसी सब्सटेंस में, मटेरियल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं एंड डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। Remember my word, it travels the disturbance, it travels the momentum, it travels the energy। यानी ये एनर्जी भेजेगा या तो मोमेंटम भेजेगा
या मैटर भेजेगा या एनर्जी भेजेगा, इट डज नॉट ट्रांसफर दी मैटर। डिटेल में मैंने पहले लेक्चर्स में समझाया, लेकिन टॉपिक समझ में आए इसलिए मैं फिर से समझा रहा हूं। यानी मोटा मोटा पूरा कंक्लूजन करे तो ट्रांसवर्स वेव में बोलूं तो आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। नंबर वन, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, इट ट्रेवल्स द डिस्टर्बेंस, और आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करके इसको जनरेट कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे या एनर्जी या डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा, खत्म। अब मन में यह सवाल आया कि भैया हमारे पास ये वेव है और इस वेव को हम भेज रहे हैं, जैसे लाइट, क्योंकि लाइट के संदर्भ से वेव होता है, ये मटेरियल वेव है और लाइट एज ए वेव हम लोगों ने देखा था तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, इट हैज ए ड्वेल इन नेचर। बट जैसे लाइट किसी मटेरियल पे गिरे, यानी ग्लास के ऊपर गिरे, मिरर के ऊपर गिरे तो वहां से रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही हमें ये सवाल पूछा गया कि यदि हम इस ट्रांसवर्स वेव को किसी मीडियम से जाके टकराए, यानी ये ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से जाके टकराए तो क्या होगा। बस उसी का जवाब दे रहे हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ वेव में। नाउ अब हम टॉपिक पे पहुंच गए हैं, टॉपिक के साथ सब जुड़ गए हैं। अब मैं देखिए बिल्कुल सस्ते में निपटाता हूं इस टॉपिक को, आप देखते रहिए। सबसे पहले जब बात हो रही है रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में हमें यह पता होना जरूरी है कि हमारे पास कितने टाइप के मीडियम है। तो बच्चों हमारे पास दो टाइप के मीडियम है, एक है डेंसर मीडियम, तो यहां मैं निकाल रहा हूं दिस इज व्हाट डेंसर मीडियम। बेटा डेंसर मीडियम का मतलब यह होता है जो मीडियम फिक्स्ड है, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन को चेंज नहीं करता है। उदाहरण रिजिड वॉल समझ लीजिए, उदाहरण ये दीवार समझ लीजिए जिसके ऊपर ये बोर्ड टंगा हुआ है। मैं इस दीवार को हिलाने का प्रयास करूं तो ये दीवार अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। मेरी भाषा में ये हो गया डेंसर मीडियम समझने के लिए। अब सवाल ये है कि यहां पे मैंने एक स्ट्रिंग को, एक धागे को टाइट कर दिया, यानी बच्चों थ्योरी इज वेरी सिंपल कि एक एंड जो धागे का है वो इस दीवार को टाइट किया हुआ है, यानी मेरी भाषा में ये हो गया फिक्स्ड एंड, और एक एंड जो है वो है फ्री एंड। अब सवाल यह है कि फ्री एंड को यदि मैं जर्क देता हूं, सपोज मैंने इसको जर्क दे दिया, यहां पे ऐसे जर्क क्रिएट कर दिया और ये जर्क ट्रेवल हो रहा है, ये जर्क इधर गया, फिर थोड़ी देर में ये जर्क इधर गया, थोड़ी देर में जर्क जाकर के इसे टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, तो योर क्रेस्ट विल बिकम दी ट्रफ। यानी अब हमको मोटा मोटा ये समझ में आया है कि whenever crest is going to stuck on the rigid wall, it convert into the trough। अब आप इसका फेज डिफरेंस देखते हो तो ये एक वेव पूरी घूम के वापस आएगी तो इट हैज ए फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। यानी आप स्टेट बोर्ड के लिए समझना चाहते हो तो सिंपल थ्योरी है, क्रेस्ट विल बिकम ट्रफ और आगे आएगा ट्रफ विल बिकम क्रेस्ट। फेस की बात होगी तो फेस चेंज विल बी ऑफ 180 डिग्री। तो यहां बोर्ड खत्म हो गया। बट बुद्धिजीवी प्राणी इसको समझना चाहते हैं ऐसा क्यों होगा, तो चलिए मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। बच्चों जब मैं इसको डिस्टरबेंस बोल रहा हूं तो इसका मतलब होगा, थोड़ा बारीकी से समझते हैं, तो मैंने यहां पे फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, यानी ये जो मीन पोजीशन में पार्टिकल थे उसको मैंने ऊपर खींचा। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, एक एक पार्टिकल, मैंने मेरा डिस्टरबेंस बाजू वाले को दे दिया, फिर बाजू वाले को मैंने डिस्टर्ब किया, उसने उसके बाजू वाले को किया, उसने उसके बाजू वाले को किया, एंड इन दिस वे द डिस्टरबेंस इज कैरिड। यानी फिर यहां का पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, यहां का, अब यहां का पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, फिर यहां का ऊपर खींचा, फिर यहां का ऊपर, फिर यहां का ऊपर। अब होगा क्या, जो पार्टिकल दीवार से टाइट बंधा हुआ है, क्योंकि ये डिस्टरबेंस ऊपर जा रहा है तो यकीनन ये वाला पार्टिकल इस दीवार को भी ऊपर खींचने का प्रयास करेगा। यानी सारे पार्टिकल तो ऊपर गए तो दीवार को भी ऊपर खींचेगा, बट इट इज ए रिजिड, इट इज अ फिक्स्ड। तो दीवार के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि दीवार फिक्स है तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा
तो दीवार उसके ऊपर अपोजिट उतना ही फोर्स लगाएगी, और फोर्स जिसका ज्यादा होगा वो हरकत में आएगा। यानी कि ये इसको जितना ऊपर खींचने का प्रयास करेगा, दीवार उसको उतना ही नीचे धक्का देने का प्रयास करेगा। मतलब दोस्तों, ये जितना ऊपर होगा ये ऑटोमेटिकली उतना नीचे आ जाएगा। एंड जो मैंने कहा है क्रेस्ट विल बिकम ट्रफ, ये प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, सो दिस इज द सिंपल रिफ्लेक्शन, सिंपल थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको यह समझ में आया है कि क्रेस्ट दिया तो ट्रफ मिलेगा। अब यहां पे दूसरी चीज मैं समझाता हूं कि यदि हम लोग ट्रफ देते हैं तो क्या मिलेगा। तो बिल्कुल बढ़िया, मान लीजिए हम लोग ट्रफ भेज रहे हैं, फिर ये नजदीक जाएगा, फिर ये नजदीक जाएगा, और जैसे ही ये आके टकराएगा, ये आके टकराएगा, तो ये वापस जब आएगा इधर से जाके टकराया, तो वापस क्या बन गया बच्चों ये। नाउ आई विल से ट्रफ विल बिकम क्रेस्ट। खत्म। तो मोटा मोटा पिक्चर क्लियर हो गया। यदि आपका क्रेस्ट जाके फिक्स्ड सपोर्ट को टकराता है तो क्रेस्ट विल बिकम ट्रफ, ट्रफ विल बिकम क्रेस्ट। चलिए, ये किसके लिए हुआ था बच्चों? डेंसर मीडियम। नाउ द सेम टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू विद द डिफरेंट मीडियम फॉर, आई विल से फॉर रेयरर मीडियम। आई एक्सप्लेन यू फॉर रेयरर मीडियम। पहले तो मीडियम को समझ लेते हैं। व्हाट इज रेयरर मीडियम? रेयरर मीडियम का मतलब है मीडियम विच इज नॉट फिक्स्ड, विच इज नॉट रिजिड, विच इज गोइंग टू चेंज। उसके ऊपर फोर्स लगने के बाद वो अपना मीन पोजीशन चेंज करेगा। सर उदाहरण समझ लीजिए बच्चों। मान लीजिए ये जो दीवार थी, वहां पे मैंने यहाँ पे एक रिंग रख दिया, और उस रिंग को मैंने अभी इस धागे को बांध दिया है। अब सवाल यह है कि जब मैं इस जब मैं ऐसे रिंग को इस धागे से बांध दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि रिंग के ऊपर जब फोर्स आएगा तो रिंग घूम के आएगी, तो इसलिए वो फिक्स्ड हो गया क्या? नहीं। तो बच्चों अभी किसकी बात हो रही है? रेयरर मीडियम। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, वही चलेगा। तो मेरे पास रेयरर मीडियम है। अब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू मेक द डिस्टर्बेंस ओवर हियर। स्टोरी इज रिपीट। यहां पे मैंने क्या क्रिएट कर दिया बच्चों? क्रेस्ट। यकीनन मैंने जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, दिस डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल, तो ये क्रेस्ट नजदीक जाएगा, ये क्रेस्ट फिर नजदीक जाएगा, ये क्रेस्ट फिर नजदीक जाएगा, और ये क्रेस्ट आके इस रिंग्स को टकराएगा। अब थोड़ा सूक्ष्म समझते हैं कि जैसे ही ये डिस्टर्बेंस रिंग के ऊपर जाएगा, ये रिंग को ऊपर खींचेगा, क्योंकि रिंग जो है वो मूवेबल है। तो रिंग ऐसा पूरा उसके साथ, यानी ये डिस्टर्बेंस गया और ये वापस आया, तो पूरा घूम के वापस आएगा। और ये जा रहा है, ये आ रहा है भैया, ये टकरा करके जब वापस आया तो क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट ही रह गया। यानी कि वो कितना घूम के आया? 360 डिग्री, या हम 0 कहे तो वो उसी जगह पे वापस आया। यानी वहां पे 180 था, यहां 300 है। सिमिलरली यदि मैं ट्रफ भेज रहा हूं तो यकीनन कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। ट्रफ विल रिमेन्स एज ए ट्रफ, टी विल रिमेन्स एज ए टी, एंड टोटल फेज शिफ्ट इज 360 डिग्री। दिस इज व्हाट ए रिफ्लेक्शन, दिस इज द वे टू रिमेंबर। अब ये हो गया है स्टेट बोर्ड के लिए, मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है। और जिन जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया है उनके लिए मैं 2 पॉइंट का नोट दे रहा हूं। जो बच्चे सीईटी, जेईई और नीट का कोई भी सवाल बनाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा डेंसर मीडियम, डेंसर में लिखूंगा क्रेस्ट विल बिकम, बोलिए बेटा, ट्रफ, एंड ट्रफ विल बिकम क्रेस्ट। यहां लिख देता हूं मैं हाउ मच फेज शिफ्ट 180। फिर मैं हेडिंग लगा रहा हूं रेयरर मीडियम, तो यहां क्या हो रहा है बच्चों? क्रेस्ट विल रिमेन्स crest, and here trough will remain trough, and how much phase shift? 360 डिग्री। चलिए यहां पे न्यूटन्स का तीसरा नियम भी आ गया, सब आ गया।
इतने नोट में आप कोई भी कंपटीशन का सवाल बना सकते हो। तो मैंने अभी अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा है? अभी अभी आपको आई हैव टॉट यू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। बट वेव कौन सी थी? ट्रांसवर्स। तो जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से ले लो। मैं थोड़ा बाजू हो जाता हूं। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अभी हम लोग हमारा डिस्कशन दूसरी ओर ले जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बाद में लॉन्जिट्यूडिनल वेव। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि पहले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो यानी कि ये कॉम्प्रेस पार्ट है, ये रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेस और रेयरफैक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों साउंड वेव इज ए लॉन्जिट्यूडिनल वेव। जो हम साउंड वेव सुनते हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। कॉम्प्रेशन का मतलब होगा जहां प्रेशर हाई होगा और रेयरफैक्शन का मतलब होगा जहां पे प्रेशर लो होगा। कुछ इस तरीके से कम ज्यादा प्रेशर करके साउंड वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। ओके, अब देखिए ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप बराबर देखिए तो ये ऐसे कर रहा है, और मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स है और ये पार्टिकल है, एंड दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। यानी यहां पे मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज parallel to the direction of propagation of waves, whereas in transverse wave it was perpendicular. I hope you got the clear difference. Yes, तो यहां पे भी बच्चों हमारे पास दो मीडियम होंगे। मैं इसको ऊपर ले रहा हूं। मेरा हेडिंग है अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। पहली कंडीशन है फ्रॉम डेंसर मीडियम। बच्चों जैसे मैंने बताया था आपको, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यदि आप वीडियो सुन रहे हैं तो हेडफोन लगा के सुनिए। आपके हाथ में बुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और जो नोट्स आपको क्लास में दी गई है वो यही नोट्स है जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूं। तो वो नोट्स बाजू में रखिए और बुक में इस वीडियो को देखते देखते अपनी खुद की नोट्स बनाइए। जहां जहां लगे वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब मुझे समय थोड़ा कम लगेगा बिकॉज आई हैव बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। तो पहले शुरुआत में जो समय लगा इट्स ओके। नाउ यहां क्या होगा? व्हेन दिस इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन। सॉरी, पहले मैं ले लेता हूं कॉम्प्रेशन एंड देन रेयरफैक्शन, then again compression, then again rarefaction, then again compression, then again rarefaction। अब देखिए क्या होगा। जाहिर सी बात है कि मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि दिस वेव्स इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। अब देखिए जैसे लॉन्जिट्यूडिनल वेव सामने जा रही है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे ऐसे सामने जा रही है। यकीनन है कि या तो इसका कॉम्प्रेशन इसे टकराएगा या तो इसका रेयरफैक्शन इसे टकराएगा। और यहां बड़ी जबरदस्त बात है। मान लीजिए हम ये मानते हैं कि इसका कॉम्प्रेशन वाला पार्ट जो है वो इसे टकरा रहा है। कौन सा टकरा है? कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन एंड कॉम्प्रेशन। सो दिस कॉम्प्रेशन पार्ट इज गोइंग टू स्टक विद द वॉल और रिजिड सपोर्ट। नाउ इट गिव्स इट्स ऑल मोमेंटम दिस वॉल। तो मोमेंटम वो दीवार तो कैरी नहीं करेगा क्योंकि वो रिजिड है। हालांकि जब हम लोग किसी के ऊपर कोलाइड्स होते हैं तो बॉडी इज गिविंग देयर मोमेंटम टू दिस बॉडी। यदि बॉडी मोशन में, हरकत में है तो वो बॉडी वो मोमेंटम गेन कर लेगी और वो हरकत में आएगी, वो मोशन में आ जाएगी। लेकिन यहां पे एक बॉडी जो है वो फिक्स्ड है और दूसरा बॉडी जो है वो मोशन में है। तो मोशन वाला बॉडी जब जाके टकराएगा तो दूसरा वाला उसे रिस्पॉन्ड करेगा। फिर से यहां पे न्यूटन का तीसरा नियम आएगा कि दिस बॉडी इज फिक्स, ये नहीं हिलने वाला है, तो ये जाके टकराएगा। यहां जरा शिद्दत से सोचो दोस्तों, जब ये जाके टकराएगा तो ये वापस कॉम्प्रेशन को
दबाएगा तो और कंप्रेस कर देगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जाने वाला और आने वाला रिजिड सपोर्ट में कंप्रेशन ही रहेगा और इसका फेज शिफ्ट 0 डिग्री रहेगा। सर दिमाग हिल गया? ओके, मैंने कहा बेटा यहां पे कोई चीज रिजिड, कोई जो चीज जो है कंप्रेस रेयरफैक्स होने वाली है। स्प्रिंग पकड़ लीजिए, जब आप स्प्रिंग को किसी दीवार को मारो तो वो स्प्रिंग और कंप्रेस हो जाएगा, तो इसलिए कंप्रेशन विल रिटर्न एज ए कंप्रेशन, वेयर एज आप इसको रेयरफैक्शन दोगे तो ये वापस भी आपको रेयरफैक्शन देगा। तो when you are giving rarefaction, it gives you the rarefactions return, their phase difference will be 0 and here phase difference will be 0। यानी हम लोग ये कहे कि it is exactly opposite to the transverse wave, then it's okay, yes correct। अब हम लोग आते हैं रेयर मीडियम को। मान लीजिए दीवार जो है ये स्पंज है, यानी कि वो दबने वाला है, एक बिल्कुल स्पंज के ऊपर हम लोग इसका वार करते हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सिंपल है टू अंडरस्टैंड। जो मैंने कहा, मान लीजिए अब ये जो है रिजिड नहीं है तो हमारी वेव जा रही है कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, देन अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफैक्शन। तो मैं यहां मानता हूं कि हम इसको क्या दे रहे हैं बच्चों? कंप्रेशन दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हम इस दीवार को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो दीवार दब जाएगी तो वो खुल जाएगा, यानी जब ये वापस आएगा तो कंप्रेशन विल बिकम रेयरफैक्शन और फेज शिफ्ट जो है वो 180, और पीछे कितनी थी? 0 या 360। और यहां पे यदि हम लोग रेयरफैक्शन देते हैं तो वापस ये क्या देगा हमको? कंप्रेशन, और फेज शिफ्ट कितनी होगी? 180। मोटा मोटा नोट करके लिख दे रहा हूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आएगा बच्चों डेंसर, कंप्रेशन इज रिटन एज ए कंप्रेशन, रेयरफैक्शन इज रिटन एज ए रेयरफैक्शन। 360 डिग्री या 0 की यहां पे फेज शिफ्ट रहेगी। जब रेयर रहेगा कंप्रेशन विल बिकम रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन विल बिकम कंप्रेशन एंड देयर फेज शिफ्ट विल बी 180 डिग्री। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके इस नोट के अंदर कवर अप हो जाएंगे। ये जो बताया ये बोर्ड के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके सामने आएगा। जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है प्लीज काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। इसके पहले वाला भी आप लेना चाहते हैं तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सो हियर आई कैन से योर टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज कंप्लीटेड। तो मैंने 2 नोट करके आपके सामने लिख के दिया है। नोट्स में यह आपको डिटेल में मिलेगा। आपको यदि चाहिए डिटेल में तो यहां पे आप ले सकते हैं। ये हमने बता दिया है आपको। अब हम लोग एक काफी बेहतरीन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखिए सुपर इम्पोजिशन किसमें होता है? साउंड वेव में भी होता है और ट्रांसवर्स वेव्स में भी होता है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है? तो जाहिर सी बात है, अभी मैं आपके सामने टॉपिक रख रहा हूं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। इसको मैं थोड़ा एहतियात से पढ़ता हूं तो इसका नाम होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। यानी कि when two waves of a same amplitude with a same frequency traveling in a opposite directions and when they travel in a common point, then there is a creation of maximum displacement or a minimum displacement। तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगा, बट आपको पता है प्रिंसिपल, डेफिनेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एज इट इज बुक की लैंग्वेज में आपको लिखनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूं। इस डेफिनेशन को फिर मैं मेरे अंदाज में 2 उदाहरणों के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। When 2 or more waves traveling through a medium pass through a common point, मान लीजिए बच्चों ये है वो कॉमन पॉइंट। मुझे पता है जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं वो थोड़ा फास्ट ले सकते हैं इसको। इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑन द अदर वेव,
the resultant displacement of that point is equals to the vector sum of displacement due to the individual wave at that point. गया दिमाग के ऊपर से? कोई समस्या नहीं। मान लीजिए एक वेव इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, वो भी क्रेस्ट लेकर के आ रही है, और दूसरी भी वेव जो है वो भी इधर से इधर ट्रेवल कर रही है और वो भी क्रेस्ट लेके आ रही है। बच्चे बताइए, जब ये यहां पे आएगा तो कॉमन पॉइंट से जब पास होगा और इसका क्रेस्ट मिलेगा, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 2 होगा, इसका एम्पलीट्यूड 2 होगा, मैं कॉमन सेंस में आपसे पूछता हूं बेटा, जब ये यहां आएगा 2 अधिक 2 क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहां बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो दो वेव्स आ रही है वो दो वेव्स इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। जैसे यहां दोनों क्रेस्ट आ रही है तो वो इन फेज होगी, और क्रेस्ट और ट्रफ आ रही है तो आउट ऑफ फेज होगी। जब इन फेज होगी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, आउट ऑफ फेज होगी तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, यदि एग्जैक्ट होगी तो जीरो डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले। सो आई विल टेक विद इन सम एग्जांपल। ये डेफिनेशन हो गई थी, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आई विल सेव योर टाइम टू ड्रॉ। तो मैं थोड़ा सा इसी बोर्ड को इस्तेमाल करता हूं। आई होप आप लोगों को ये जो डायग्राम है ये विजिबल है, आप लोगों को नोट्स में ये दिख रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बराबर है बच्चों? चलिए पहली पॉइंट मुझे बताइए, कितनी वेव ट्रैवल होनी चाहिए? 2 वेव। कौन सी? उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट, एंड दे हैव टू पास इट फ्रॉम दी कॉमन पॉइंट। सर एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए? जरूरी नहीं है, वही सिखा रहे हैं। एम्पलीट्यूड सेम होगा तो फिर या तो ट्वाइस हो जाएगा या 0 हो जाएगा, वही देखते हैं। मान लीजिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब समय 0 है, मैं कलर चेंज करता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। बच्चों रुकावट के लिए खेद है, देख लीजिए मैंने 2 वेव्स ली है, और 2 वेव्स का मतलब है t इज इक्वल टू 0। यहां पे ये जो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट इधर से इधर जा रही है, और दूसरी वाली क्रेस्ट जो है वो इधर से इधर जा रही है। सो व्हेन दिस क्रेस्ट इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तो ये क्रेस्ट ने यहां से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, यहां से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। नाउ जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो ये वेव्स थोड़ी सी सामने गई है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और नजदीक गई है। नाउ माई इंटरेस्ट इज एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जब समय 3 सेकेंड का लिया है, यही बच्चों वो कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट में ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट मिली, और यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों के एम्पलीट्यूड का एडिशन के बराबर एम्पलीट्यूड आया, दोनों का एडिशन वहां पे हुआ, और यहां पे हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला। और जब इस पॉइंट से वो वापस गुजरी तो इधर का क्रेस्ट जो है वो इधर आ गया, और इधर का क्रेस्ट जो है इधर, और फिर वो ट्रैवल होना स्टार्ट हुआ। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव पल्सेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। यानी यहां पे इक्वल एम्पलीट्यूड है, फेज भी सेम है, यानी दोनों भी क्रेस्ट है, वो एक दूसरे की तरफ आए। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमने यहां पे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? तो इसका एम्पलीट्यूड प्लस होकर के यहां पे डबल एम्पलीट्यूड हमें मिला, और क्रॉस करके ये इधर और ये इधर ट्रैवल होना स्टार्ट हो गए। सर सवाल यकीनन ये है कि मान लीजिए 2 वेव्स जो अपोजिट है, अपोजिट फेज है, उसका क्या? तो उसका भी उदाहरण दे रहा हूं, आप जरा गंभीरता से इधर देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां से क्रेस्ट निकल रहा है, यहां से ट्रफ निकल रहा है, t इज इक्वल टू 0। बच्चों मैं मानता हूं एम्पलीट्यूड सेम है, 1 पे वो और क्लोज आए, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हुए, तो यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड गेट कैंसल, और यहां पे देयर टोटल एम्पलीट्यूड रिमेन्स 0। और इसके बाद में इधर का ट्रफ जो है वो इधर चला गया, और इधर का क्रेस्ट जो है इधर चला गया, और वो दोनों सेपरेट होके इधर और उधर चलने लगे। सो यहां हमको यह समझ में आया है कि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आता है या ट्रफ ट्रफ के ऊपर आता है तो एडिशन इन देयर एम्पलीट्यूड होता है, फिर क्रेस्ट और ट्रफ आता है तो सब्सट्रैक्शन होता है, टोटल एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। अब बिल्कुल यकीनन बात है कि जब हम लोग
इसका सुपर इम्पोजिशन बोल रहे हैं तो डेफिनेटली मैंने बोल दिया कि एम्पलीट्यूड ऐड होगा या एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों यहां पे हम लोगों को अभी ये देखना है कि सुपर इम्पोजिशन में यदि दो वेव्स आ रही है तो एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड कब होगा और सब्सट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड कब होगा। लेट अस सी व्हेन देयर विल बी एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड देयर विल बी अ सब्सट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां पे जो चीज मैंने आपको अभी अभी थ्योरेटिकली पढ़ाई अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड एम्पलीट्यूड। अभी मैं आपको यह प्रूव करके दूंगा कि एम्पलीट्यूड ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा। जाहिर सी बात है हमको y इज इक्वल्स टू a1 इंटू साइन ओमेगा टी। क्या लिया बेटा हमने? y इज इक्वल्स टू a1 इंटू साइन ओमेगा टी और दूसरा वेव ले लिया मैंने y इज इक्वल्स टू a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस दो वेव्स को यदि हम लोग गंभीरता से देखते हैं तो हमें यह चीज समझ में आती है बच्चों, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैंने भिन्न रखा है साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी फेज में भी थोड़ा सा अंतर रखा है। मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब आपको समझाया था कि समेशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स आकर के ऐड होगी, सम होगी। तो इफ आई वांट टू टेक द टोटल वेव दैट y विल बिकम y1 अधिक y2, सो योर y1 विल बी a1 इंटू साइन ओमेगा टी अधिक a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहां मुझे देख करके यह महसूस हो रहा है कि मैं यहां पे सिंस साइन a अधिक b का फॉर्मूला लगा सकता हूं। फॉर्मूला है बच्चों साइन a इंटू कॉस b अधिक कॉस a इंटू साइन b। यहां पे ओमेगा टी a हो गया और फाई b हो गया, तो a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको मैं बाहर रखता हूं, इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। नाउ डेफिनेटली मेरे को a2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। यहां पे मुझे जो मोटा मोटा दिख रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है बच्चों, बिल्कुल 100% गड़बड़ कर दी है। मैंने गड़बड़ क्या कर दी है, तो यहां पे मैंने a1 लिखना मैं भूल गया कि a1 की जगह पे a2 लिख दिया था। अब मैं यहां पे देखूं तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहां से मैं साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकता हूं, यानी कि a1 अधिक a2 इंटू कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी अधिक a2 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। मुझे ये डेरिवेशन या ये एक्सप्रेशन मिल गया है। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल गया है और मुझे ये एक एक्सप्रेशन मिल गया है। यहां पे कुछ चीजें अनवांटेड है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं। पहला मैं रिप्लेस कर रहा हूं ये वाली चीज को, यानी कि a1 अधिक a2 इंटू कॉस फाई। क्या लिखा बेटा मैंने? a1 अधिक a2 इंटू कॉस फाई। ये आपकी मर्जी रहेगी। हम लोगों को आई वुड से सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हमें इसको a कॉस फाई, मैंने क्या रख दिया, a कॉस थीटा ले लेता हूं, a कॉस थीटा मैंने रख दिया है। और यहां पे a2 इंटू साइन फाई को मैं a2 इंटू साइन फाई को मैं बोलता हूं a साइन थीटा। ये दो काफी महत्वपूर्ण सब्स्टिट्यूशंस है। आई अंडरलाइन दिस सब्स्टिट्यूशंस विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों देखिए यहां पे ये जो चीज थी इसको मैंने a cos थीटा बोल दिया और ये जो a2 और cos फाई है
ये मैंने साइन थीटा बोल दिया, यानी मैं ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में इसको लाना चाहता हूं, तो ये पूरी जगह पे मुझे यहां पे अभी डालना है। कंटिन्यू माई इक्वेशन, इसकी जगह पे मेरा आएगा ए कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 इंटू कॉस ओमेगा टी, और A2 तो नहीं आएगा, A2 को हटा दिया, तो A2 कॉस की जगह पे डाल दिया मैंने ए साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। यहां से मैं बच्चों ए को कॉमन निकालता हूं, और जैसे ए कॉमन निकलेगा तो यू कैन ऑब्जर्व दैट यहां बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब इसकी तरफ देख के आपको फिर से साइन ए अधिक साइन बी की याद आएगी, यानी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा याद आएगा। ये ए और ये बी मान लो तो आपको ऊपर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो मैं फिर से ये फॉर्मूला वहां नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट ये लिख दिया, एंड दिस इज व्हाट द प्रोग्रेसिव वेव। तो वहां पे एक वेव हमको फिर से मिल गई है, और ये आ गया आपका आउटपुट। नाउ ये हमारा डेरिवेशन या एक्सप्रेशन नहीं था, हमारा एक्सप्रेशन अब शुरू होता है। मैंने आपको समय नहीं दिया है इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू शुड टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम लोग एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन निकालते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। देख लीजिए बच्चों, यहां पे मैं बोल रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन लेने के लिए हम लोगों ने जो सब्सटीट्यूशन किए थे वो वाले एक्सप्रेशन लेने। a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल्स टू a cos थीटा, ये मेरा इक्वेशन 1 था, और दूसरा मेरा सब्सटीट्यूशन था a2 इंटू साइन फाई इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ये दो इक्वेशन होते हैं, और जो हमने रिप्लेसमेंट किए उसी इक्वेशंस के आधार से मैं, क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है a, तो ये इसमें है, इसलिए मैं यहां पे प्रक्रिया कर रहा हूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले दूसरा इक्वेशन लेता हूं मैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर प्लस ये लेता हूं ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर आएगा बेटा a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव प्लस ये आता हूं a1 प्लस a2 कॉस फाइव स्क्वायर। यानी मैंने इसका स्क्वायर लिया तो इसका मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया, प्लस इसका स्क्वायर ले लिया। यहां से मैं बच्चों a कॉमन निकालता हूं, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं ताकि मुझे एक्सप्लेनेशन में इजीनेस जाए। यहां कौन बचा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस, यहां पे फिर से मुझे a प्लस बी का स्क्वायर नजर आता है, जो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। ये a बन जाएगा बच्चों और ये b बन जाएगा। तो मैं यहां पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूं, लाइक a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। यहां मुझे समझ में आता है कि इसमें से और इसमें से मेरा a2 कॉमन निकलता है, तो यहां से a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस यहां कौन बचा है a1 स्क्वायर प्लस कौन बचा है बेटा ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस फाइव। बढ़िया। और इधर कौन है, इधर है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों 1। इफ आई वांट टू पुट द साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहां बचेगा आपका a स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर, और इसकी भी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस फाइव। और आपका ये आ गया, मैं इसको लिखता हूं a स्क्वायर बराबर, तो आप बराबर देखिए, इसका लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए खटैक। ओके, इसको थोड़ा सा इधर ले रहा हूं, तो यहां बचेगा a स्क्वायर दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। ये a स्क्वायर है इसलिए मेरा एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi and that will be your total amplitude। देखिए जो मैं थ्योरी समझा रहा हूं उसके अगेंस्ट मैं मैथमेटिक्स भी समझा रहा हूं। अब मुझे बताइए, मैं यहां पे दो केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं। नंबर वन, व्हेन phi इज इक्वल्स टू 0, यानी इधर से भी क्रेस्ट आ रही है और इधर से भी क्रेस्ट आ रही है और इस पॉइंट से जा रही है, तो ये भी क्रेस्ट है ये भी क्रेस्ट है, इसके बीच का फेज डिफरेंस है 0। तो जब 0 फेज डिफरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो a बराबर अंडर रूट ऑफ, अभी निकला क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 0। Tell me friend, what is cos 0? Cos 0 is 1. Your amplitude will become a1 square plus a2 square plus twice a1 a2। मेरे अजीज दोस्तों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2, ये किसका एक्सपांशन है? ये है a1 अधिक a2 का स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो आपका टोटल एम्पलीट्यूड आ रहा है a1 अधिक a2। जो बात मैंने वर्बली कही थी कि बच्चों जब क्रेस्ट आएगी तो इसका और इसका एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा, ये थ्योरेटिकल बोला था, अभी आपके सामने मैंने इसको प्रूफ कर दिया है मैथमेटिकली। नाउ माय केस नंबर 2 विल बी व्हेन phi विल बी 180 डिग्री, यानी कि इधर से कौन आएगी? क्रेस्ट, और इधर से कौन आएगा? ट्रफ, और वो कॉमन पॉइंट्स आएंगे, तो यहां पे phi होगा 180। तो एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस ऑफ 180। एंड माय डियर स्टूडेंट, कॉस 180 होता है -1, तो जवाब आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2। और जो गणित जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का स्क्वायर, एंड हियर स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, a बराबर होगा a1 माइनस a2। और यही मैंने कहा था कि इधर से क्रेस्ट आएगा और इधर से ट्रफ आएगा, तो दोनों का एम्पलीट्यूड का क्या होगा? सब्सट्रैक्शन, और आपका टोटल एम्पलीट्यूड। सर हर बारी टोटल एम्पलीट्यूड 0 होगा? जरूरी नहीं है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड समान होगा तो सम 0 हो जाएगा। किसी एक का ज्यादा होता है, पॉजिटिव का ज्यादा होगा तो कुछ सम पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव का ज्यादा होगा तो कुछ नेगेटिव आएगा। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स along with their derivation. So friends, kindly use this video for your revision as well as clearing the concept। और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं, भांडेसर एकेडमी ये महाराष्ट्र अमरावती में स्थित है, राठीनगर में हम लोग क्लासेस चलाते हैं लास्ट 18 साल से, और हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों डोमेन में हमारे क्लासेस चला रहे हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप हमें एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में इस ऐप को परचेस कीजिए। थैंक यू।